नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि जहां पर स्वाति मल्होत्रा अब आकांक्षा के साथ यानी किंग के स्टैचू के साथ यशवंत मल्होत्रा का ट्रीटमेंट करने के लिए वहां पर उस मेडिकल फ्लोर में चली जाती है, तो इधर दूसरी तरफ अनंता भी अपने मन में ही सोचती है आखिर ये सिकंदर करना क्या चाहता है। अरे अरे उस शख्स को वो बचाना क्यों चाहता है, उसका कुछ भी पता नहीं है। तो इधर यहाँ पर वो ये सब सोच रही थी कि उसे तो जान से मार देना चाहिए था, लेकिन तुम उसे जिंदगी दे रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। जहाँ तो इधर एक तरफ यहाँ पर आयशा के माथे पर बहुत सारा पसीना आया हुआ था, उसके कानों में बस अब एक ही सवाल गूंज रहा था और वो सवाल ये था, बताओ बताओ अनंता की बेटी आयशा आयशा कहाँ है। इस बात का जवाब देते हुए ही अब आयशा मारवा कहती है, मैं किसी अनंता के बारे में नहीं जानती हूँ। कौन कौन है अनंता। मैं उसकी बेटी के बारे में कैसे बता सकती हूँ। इस बात पर अब वो शख्स कहता है, तुम ऐसे सच नहीं बोलोगी ना, हमें कुछ भी नहीं बताओगी ना। वेल मैं तुम्हें बता दूँ कि अनंता कोई और नहीं बल्कि वो तुम्हारी माँ है, इसलिए हमारे सामने इस तरह से अनजान बनने की तो जरूरत नहीं है। अब देखो मैं आराम से पूछ रहा हूँ, अब तुम मुझे सच सच बता रही हो या फिर मैं तुम्हारे इस बच्चे को जान से मार दूँ। वैसे मुझे ज़्यादा वक्त तो नहीं लगेगा तुम्हारे इस बच्चे को तुम्हें जान से मारने में। अब उस शख्स की इस बात पर आयशा मारवा कहती है, मैं ही अपनी माँ की बेटी हूँ, मैं सच कह रही हूँ। इस बात पर वो शख्स कहता है, अच्छा मजाक कर लेती हो तुम, लेकिन हम तुम्हारी बातों में नहीं आने वाले हैं। ये कहते हुए वो शख्स अब यहाँ पर एक गोली चला देता है। उसकी गोली की आवाज़ से तो आयशा अचानक से चौंक कर अब सीधा ही अब अपने बेड पर उठकर बैठ जाती है और वो भी यहाँ पर लंबी लंबी सांसें लेने लगती है, क्योंकि आयशा यहाँ पर ये सब कुछ अपने सपने में देख रही थी, वो सारी बातें जो उसके पास्ट में हुई थी। अब जैसे ही आयशा यहाँ पर अपने सपने से उठती है तो वो अपनी साइड के टेबल पे रखे हुए पानी को गिलास को उठाती है और उसे वो एक ही सांस में पूरा का पूरा गिलास पानी का पी जाती है और अब अपने हाथ से अब अपने माथे को छू कर कहती है, वो लोग मुझे क्यों ढूंढ रहे थे और उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि मैं अपनी माँ की बेटी नहीं हूँ। और उन लोगों को भेजा किसने था, कौन थे वो लोग, धनंजय के दुश्मन थे या वो माँ के दुश्मन थे, या फिर मैं ये कहूँ कि पापा के क्या मुझे या वो पापा के दुश्मन थे। अब क्या मुझे पापा से इसके बारे में एक बार बात करनी चाहिए, क्या मुझे पापा को उस इंसान का सब कुछ सच बता देना चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो मेरे ऊपर भरोसा करेंगे भी या नहीं, या फिर वो माँ की तरह। अब ये सोचते हुए ही अब आयशा अब यही सोचती है कि नहीं मुझे अच्छी तरह से पता है कि वो शराबी मेरी माँ को उनके कहने पर ही मारता और पीटता था। उसका असली चेहरा मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मैं नहीं जानती हूँ कि क्या वजह थी जो माँ उसके ऊपर भरोसा रखती है, लेकिन मैं उस इंसान के ऊपर भरोसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ। मुझे अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना ही होगा। मुझे अनिका और रोहित को सच अब बताना ही होगा। और मुझे पूरा यकीन है कि 6 महीने पहले जब रोहित का किडनैप हुआ था तो उस इंसिडेंट में भी उनका ही हाथ होगा। आयशा मारवा यहाँ पर अब यशपाल अग्रवाल के बारे में ही ये सारी की सारी बातें सोच रही थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो यशपाल अग्रवाल यानी अपने मामा के बारे में अगर अपनी माँ के सामने कुछ भी कहेगी तो उसकी माँ हमेशा की तरह उसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करेगी, क्योंकि यशपाल अग्रवाल ने उसकी माँ के सामने एक अच्छेपन का चोला ओढ़ा हुआ था। और अब आयशा कहती है, मेरा बच्चा राहुल, उसे भी तो कितना कुछ फेस करना पड़ा था ना। मैं भी वही आयशा हूँ जो अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे अनिका और रोहित के साथ अब इसके बारे में बात करनी ही होगी।
क्योंकि अगर मैं माँ को कुछ भी कहूँगी तो वो हमेशा की तरह मेरी बात पर यकीन नहीं करेगी। इसलिए अब अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे उन सभी को सच बताना ही होगा। अब उन्हें सच बताने का समय आ गया है। आयशा इधर अब अपने रूम से बाथरूम की तरफ जाने लगती है। बाथरूम में जाने के बाद अब आयशा यहाँ पर फ्रेश होती है और उसके बाद अब वो खुद को ठीक करते हुए ही अब अपने मन में यहाँ पर ठान लेती है कि वो बहरहाल में अनीका और रोहित को सारा का सारा सच बता देगी। आयशा मारवा ने यहाँ पर अब अपने मन को पक्का कर लिया था। उसे अच्छी तरह से पता था कि अब बस रोहित और अनीका ही हैं जो उसकी इस मामले में हेल्प कर सकते हैं। जहाँ एक तरफ आयशा मारवा रोहित और अनीका के रूम की तरफ जाने लगती है उन्हें सब कुछ सच बताने के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ इधर रिया भी अपने रूम में बैठकर अब अपने फ़ोन को सिस्टम से कनेक्ट करके बीते दिनों की जितनी भी फ़ोटोज़ थी उन सबको देख रही थी। उन सबको देखकर अब यहाँ पर रिया के चेहरे पर एक स्माइल आ रही थी कि तभी उसकी नज़र अब एक फ़ोटो पर गई। उस फोटो को देखने के बाद अब रिया कहती है इस फोटो को मैं बड़ी से कहकर एक फ्रेम में बनवाऊंगी। कितनी प्यारी हमारी फैमिली फ़ोटो है ना ये, देखना बड़ी को भी ये पसंद आएगी। एक काम करती हूँ मैं भी ही बड़ी के रूम में जाकर उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ, क्या पता बाद में इसके बारे में भूल जाऊँ। और ये कहते हुए ही रिया अब अपने फ़ोन को लेकर अब वो अपने रूम से बाहर निकल कर जाने लगती है। जैसे ही रिया अब यहाँ पर अपने रूम से बाहर निकल कर जा रही थी तभी रिया की नज़र यहाँ पे सामने से आ रही अपनी दादी माँ आयशा मारवा के ऊपर जाती है। अब आयशा को वहाँ पर देखकर अब रिया कहती है दादी माँ आप यहाँ पर देखिए, मुझसे क्या आप मुझसे मिलने के लिए ही आ रही हैं। अब रिया की इस बात पर आयशा मारवा कहती है अरे नहीं रिया बेटा, मैं तो बस आपके मॉम और डैड से मिलने के लिए जा रही हूँ। अपनी दादी माँ की इस बात पर रिया कहती है डैड तो अपने रूम में नहीं है दादी माँ। अब रिया की ये बात सुनकर अब आयशा कहती है क्यों, आपके डैड कहाँ पर हैं फिर रिया। तो प्रिया कहती है डैड तो नानी माँ के साथ बिजी हैं, और क्योंकि मैंने उन्हें उनके साथ जाते हुए देखा था। और हाँ दादी माँ, मैंने मम्मा को काफ़ी टाइम से देखा ही नहीं है, तो मम्मा के लिए मैं श्योर नहीं हूँ कि मम्मा कहाँ होंगी। रिया की इस बात पर अब आयशा मारवा कहती है अच्छा वैसे आपके डैड कहाँ पर हैं, क्या आप मुझे ये बता सकती हैं अगर आपने आपके डैड को अपनी नानी माँ के साथ देखा है तो। आयशा की इस बात पर रिया जवाब देती है कि वो तो मुझे अभी कोई आइडिया नहीं है, मैंने बस उन्हें साथ जाते हुए देखा था। वैसे मैं तो अभी बड़ी के रूम में जा रही हूँ, आप भी आओ ना दादी माँ, आप भी मेरे साथ चलिए ना प्लीज़, देखो बहुत ही मज़ा आएगा। मुझे बड़ी से कुछ बात करनी है, वहाँ पर ब्यूटीफुल लेडी भी तो होंगी। ये कहते हुए ही रिया अब आयशा मारवा के हाथ को ज़बरदस्ती से पकड़कर अब उन्हें खींचते हुए किंग के रूम की तरफ लेकर जाने लगती है। हालांकि आयशा मारवा ने अपना मन पक्का किया हुआ था, वो बस अभी रोहित और अनीका से बात करना चाहती थी इसलिए आयशा भी यहाँ पर रिया को रोकना तो चाहती थी, लेकिन रिया की एक्साइटमेंट को देखकर अब वो यहाँ पर अपने इस प्लान को थोड़ा सा पोस्टपोन कर देती है और वो कुछ नहीं कहती। वो फिर यही सोचती है कोई बात नहीं, वो एक बार इसके बड़ी से मिल लेती है। और ये कुछ देर के बाद जैसे ही वो दोनों किंग के रूम के पास पहुंचती हैं तो अपनी आदत के हिसाब से अब रिया यहाँ पर जोर जोर से दरवाजे को नॉक करने लगती है, क्योंकि रिया के अंदर पेशेंस नाम की चीज़ ही नहीं थी। रिया जब भी यहाँ पर आती थी बिना एक भी सेकंड वेट किए वो कंटिन्यूसली जब तक दरवाज़ा नहीं खुलता था जोर जोर से दरवाजे को तब तक नॉक ही करती रहती थी। इधर जैसे ही सामने से दरवाज़ा खुला तो सामने अपने बड़ी को देखकर तो रिया के होश ही उड़ जाते हैं। उसे लगा था कि शायद उसकी ब्यूटीफुल लेडी यहाँ पर दरवाजे को खोलेंगी, क्योंकि हमेशा की तरह बस वही खोलती थी, लेकिन इस बार खुद किंग ने दरवाजे को खोला था। लेकिन अब अपने बड़ी को देखकर अब रिया कहती है वो बड़ी, मैंने नहीं, दादी माँ दरवाजे को नॉक कर रही थी, मैंने नहीं किया। रिया की इस बात पर किंग कहते हैं रिया आप अभी आप वहाँ पर नीचे जाइए और आप नीचे जाकर देखिए कि आर्यन अपनी प्रैक्टिस को अच्छी तरह से कर रहा है या नहीं। अब हालांकि रिया यहाँ पर अपने बड़ी से उस फोटो फ्रेम की बात करने आई थी, लेकिन सामने से उनके इस बात को सुनकर अब यहाँ पर रिया कहती है ओके बड़ी, मैं भी देख कर आती हूँ।
रिया की इस बात पर अब किंग भी कहते हैं एलिवेटर से नहीं जाना है रिया, स्टेयरकेस को यूज़ करना है। और ये कहते हुए किंग अब अपने हाथ में एक रिमोट को लेकर अब वो एक बटन को प्रेस कर देते हैं, क्योंकि किंग यहाँ पर बस रिया को थोड़ा सा बिजी रखना चाहते थे, इसलिए वो रिया को स्टेयरकेस से जाने को बोलते हैं ताकि रिया का उसमें थोड़ा सा समय लगे। इधर रिया अब सिर्फ अपनी दादी माँ को ही देख रही थी, क्योंकि वो तो यहाँ पर अपनी बात करने के लिए आई थी, लेकिन उसके बड़ी ने तो उसे यहाँ पर ये काम नहीं बल्कि उसे एक पनिशमेंट दे दिया था, क्योंकि इतनी ऊपर से रिया को नीचे तक जाने में बहुत सारे स्टेयर्स को यूज़ करना था। तो वहीं रिया की आंखों को पढ़ते हुए भी अब आयशा मारवा कहती है, लेकिन पापा, यहाँ पर आयशा ने रिया की हेल्प करने के लिए इतना ही कहा था कि तभी अब आयशा को बीच में रोकते हुए ही अब किंग कहते हैं, इस टास्क को पूरा करने के बाद रिया आज गेहूं से आटा कैसे बनाना है ये भी सीखेगी। और वैसे भी तुम मुझसे कंप्लेंट कर रही थी ना कि मैं तुम्हें कोई भी किचन वर्क नहीं देता हूँ रिया, तो लो आज मैं तुम्हें ये काम देता हूँ। अब तुम गेहूं को पीस के अब उसका आटा भी बनाओगी। किंग की ये बात सुनते ही अब रिया समझ गई थी कि अगर अब उसकी दादी माँ ने एक बार भी उसके लिए कुछ भी कहा तो उसके टास्क को बड़ी और भी ज़्यादा बढ़ा देंगे, क्योंकि यहाँ पर खड़े खड़े उसने ये सब देख लिया था। अभी तक तो रिया को बस स्टेयरकेस से नीचे उतरना ही मुश्किल लग रहा था, अब उसके लिए यहाँ पर एक और टास्क आटे वाला आ गया था। इसलिए अब वो अपनी दादी माँ के हाथ को दबा कर कहती है, अब आप कुछ भी मत कहना दादी माँ, नहीं तो बड़ी मेरा और भी टास्क बढ़ा देंगे। और ये कहते हुए ही वो अपने फ़ोन को आयशा मारवा को देते हुए ही वो सीधा स्टेयरकेस की तरफ जाने लगती है। और इधर जैसे ही वो फर्स्ट स्टेप रखती है तो वो खुद से कहती है, कम ऑन रिया, तुम कर सकती हो। और ये कहते हुए ही रिया अब नीचे की तरफ जाने लगती है, तो वहीं आयशा मारवा किंग से कहती है, वो बच्ची है, आपको उसे इतना हार्ड वर्क नहीं देना चाहिए। इस बात पर अब किंग कहते हैं, अच्छा आयशा, तो क्या आर्यन और अलेक्जेंडर बच्चे नहीं हैं? जहाँ तक मैं जानता हूँ ये तीनों तो एक ही एज के हैं ना, तो उनके लिए तो तुम्हारे उस नालायक के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता है कि वो कितनी मेहनत करते हैं। उन दोनों को तो मैं काफ़ी टफ टास्क देता हूँ। जरा जाकर देखो आयशा, अलेक्जेंडर को देखो, वो क्या कर रहा है। हाँ, बच्ची है ये, अरे कोई बच्ची नहीं है ये, एक नंबर की जिद्दी हो गई है। तुम सबके लाड प्यार ने रिया को जिद्दी बना दिया है ये लड़की। वैसे तुम यहाँ पर रिया के साथ टाइम पास करने के लिए आई हो या फिर तुम्हें मुझसे कुछ काम है? काम की बात करो आयशा। अब अपने पापा की इस बात पर आयशा मारवा कहती है, वो मैं रोहित और अनिका को ढूंढ रही हूँ, पता नहीं वो दोनों कहाँ पर है। वैसे रिया ने मुझे बताया है कि रोहित तो स्वाति के साथ है। अब आयशा की इस बात पर किंग कहते हैं, हाँ वो 9th फ्लोर पर है। इस बात पर अब आयशा कहती है, लेकिन वो 9th फ्लोर पर, वो 9th फ्लोर तो मेडिकल फ्लोर है ना। रोहित ठीक तो है ना, मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो नहीं? क्योंकि जैसे ही आयशा मारवा को पता चलता है 9th फ्लोर के बारे में, तो वो यहाँ पर क्योंकि अच्छी तरीके से घूम फिर कर देख चुकी थी, उसे पता था कि वहाँ पर मेडिकल फ्लोर है। और अगर रोहित ऊपर स्वाति के साथ मेडिकल फ्लोर पर है तो वो घबरा जाती है कि कहीं रोहित को तो कुछ नहीं हो गया। इधर आयशा को इस तरह से घबराता हुआ देखकर अब किंग कहते हैं, डोंट वरी आयशा, रोहित ठीक है, सब ठीक है, तुम रिलैक्स हो जाओ, अंदर आओ, अंदर बात करते हैं। किंग की इस बात को सुनकर अब आयशा मारवा कहती है, मैं माँ से मिल लेती हूँ, फिर वो अपने रूम में ही है ना। इस बात पर अब किंग कहते हैं, मेरे ख्याल से वो अपने रूम में ही होगी आयशा, अगर तुम्हारा मन है तो जाओ, जाकर अपनी माँ के साथ बात करो। ये सुनते ही आयशा भी अब किंग को रिया का फ़ोन देते हुए ही कहती है, जब रिया यहाँ पर आपके पास आएगी तो आप उसे उसका ये फ़ोन दे देना। इस बात पर अब किंग कहते हैं, मैं एलिवेटर को अब ऑन कर देता हूँ, क्योंकि जब रिया यहाँ पर खड़ी थी तभी जो बटन यहाँ पर किंग ने प्रेस किया था उस बटन से वो यहाँ पर एलिवेटर को ऑफ कर देते हैं,
ताकि रिया किसी भी चालाकी से एलिवेटर को यूज ना कर सके। तो इधर अब किंग की इस बात को सुनकर अब आयशा कहती है, नहीं ठीक है, जब मेरी बच्ची स्टेयरकेस से इतना नीचे गई है तो मुझे तो बस 3 फ्लोर ही नीचे जाना है, इसलिए मैं भी बिना एलिवेटर के स्टेयरकेस से ही चली जाऊंगी। और ये कहते हुए आयशा वहाँ से जाने लगती है। तो वहीं किंग फिर से अपने रूम में वापस आ जाते हैं और उनके कानों में अब आवाज़ आती है, वैसे आपको रिया को इतनी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देने की ज़रूरत नहीं थी, वो सच में बच्ची है। अब इस बात पर तो किंग अब अवंतिका को घूर घूर कर देखते हैं और कहते हैं, तुम अपना टाइम भूल गई हो क्या अवंतिका? हम तो रिया से भी छोटे थे ना, जब गुरुदेव हमें अपनी अतरंगी पनिशमेंट देते थे, क्या वो सारी की सारी चीज़ें तुम भूल गई? ये सुनते ही अब अवंतिका के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो कहती है, वैसे क्या किंग राजमहल में जाएंगे राजमाता का वेलकम करने के लिए? क्योंकि देखो वहाँ पर राजमाता आई है ना। इस बात पर अब किंग कहते हैं, वैसे रूल के हिसाब से तो किंग को जाना ही चाहिए, वैसे उसे अच्छी तरह से पता है कि उसे कब क्या और कैसे क्या करना है। इस बात पर अब अवंतिका कहती है, वैसे किंग कितना स्ट्रेंज है ना, अरे जिस लेडी ने हमारी इतनी हेल्प की थी आज तक किसी ने भी उसका चेहरा भी नहीं देखा है। आखिर वो कौन है और हमारी मदद क्यों करना चाहती थी वो? वैसे आप भी तो उन्हें बहुत ही रिस्पेक्ट देते हैं। इस बात पर अब किंग कहते हैं, क्योंकि वो ये रिस्पेक्ट डिजर्व करती है। वैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके किंग ने आपकी बेटी को मना ही लिया है। अब आपकी बेटी वहाँ पर यशवंत मल्होत्रा का इलाज कर रही है। वैसे अनिका कहाँ पर है? मुझे उसकी कोई भी रिपोर्ट नहीं मिल रही है कि आखिर वो कहाँ गई। वो तो सभी के साथ ही यहाँ पर इस पैलेस में आई थी ना, तो फिर अनिका कहीं क्यों नहीं दिख रही? इस बात पर अब अवंतिका कहती है, जी वो मुझे किंग ने बताया है कि उसे कुछ जरूरी काम था, तो वो बस अपने उसी काम को पूरा करने के लिए गई है। वो यहाँ इस पैलेस से बाहर गई हुई है। अवंतिका की इस बात पर किंग कहते हैं, क्या रोहित को पता है कि अनिका कहाँ पर गई है? इस बात पर अब अवंतिका कहती है, मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है, आप खुद एक बार उनसे बात कर लीजिए। ये कहते हुए ये अवंतिका अब लैब में जाकर अपने काम में लग जाती है। तो वहीं किंग अब अपने रूम में यही सोच रहे थे, आखिर ये अनिका कहाँ पर जा सकती है? एक मिनट, कहीं वो अलर्ट मैसेज अनिका के लिए ही तो नहीं था, क्योंकि हम सब ने अपनी अपनी ईमेल्स को चेक किया था, लेकिन यहाँ पर हम सब पूरे नॉर्मल दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से बस अनिका ही गायब है। हो सकता है कि वो अनिका के लिए ही अलर्ट मैसेज हो, लेकिन आखिर क्या हुआ होगा? यहाँ किंग अपने ही रूम की बालकनी में जाकर खड़े हो जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इधर स्वाति मल्होत्रा के पैलेस में राजीव गुलेरिया अब यहाँ पर जोर जोर से आलिशा को आवाज़ लगा रहे थे। इधर आलिशा राजीव को इस तरह से आवाज़ लगाता हुआ देखकर उनकी आवाज़ को सुनकर अब अंजलि मामी बाहर आती है और कहती है, क्या हुआ है राजीव? वो आलिशा तो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि आलिशा राजमहल गई है। वो कह रही थी कि वहाँ पर कोई आया हुआ है और धनंजय ने उसे फ़ोन करके बुलाया है, तो इसलिए वो वहाँ पर गई है। अब अंजलि की इस बात पर राजीव कहते हैं, अच्छा अंजलि, उम्मीद करता हूँ कि वहाँ पर बड़ी रानी आलिशा को कुछ भी ऐसा ना बोल दे जिससे कि उस बच्ची का दिल दोबारा से दुखे। इस बात पर अब अंजलि मामी कहती है, आप इतना क्यों सोच रहे हैं राजीव? वहाँ पर धनंजय और महेंद्र, वो दोनों भी तो हैं। वो दोनों आपकी आलिशा को अच्छी तरह से संभाल लेंगे। इस बात पर अब राजीव कहता है, हाँ शायद तुम सही कह रही हो अंजलि, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। एनीवे, मैं भी फ्रेश होने के लिए जा रहा हूँ। वैसे क्या तुम जानती हो करण कहाँ पर हैं? राजीव की इस बात पर अब अंजलि मामी कहती है, मेरे ख्याल से करण हॉल में ही है। वो रेखा मूर्ति के साथ कुछ जरूरी बात कर रहे हैं। वो आकाश भी उनके साथ ही है ना, तो इसीलिए। इस बात पर अब राजीव कहते हैं, ठीक है अंजलि, फिर मैं फ्रेश होकर उन सभी को ही ज्वाइन करता हूँ। और ये कहते हुए वो अपने रूम की तरफ जाने लगता है। तो वहीं अंजलि मल्होत्रा भी अभी नीचे की तरफ जाने लगती है। तो इधर दूसरी तरफ राजमहल में भी सभी हॉल में बैठे हुए थे। राजमाता भी यहाँ पर कहती है,
वेल रानी साहिबा, काफ़ी वक्त लगा दिया है आपने। हम काफ़ी वक्त से आपका ही वेट कर रहे थे, क्योंकि अब यहाँ पर अब तक आलिशा भी राजमहल में पहुँच चुकी थी। इधर राजमाता की इस बात पर अब आलिशा कहती है, जी माफ़ कीजिएगा, लेकिन वो हम फाउंडेशन डे की तैयारी में बिजी थे। वैसे हम आपके लिए कुछ तोहफे लाए हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएंगे। आलिशा की इस बात पर राजमाता कहती है, वेल रेवती, हम प्रे करेंगे कि आप जल्दी से ठीक हो जाएं, और वैसे भी हमें डांस भी तो करना है। इस बात पर अब महेंद्र अब अपने मन में ही कहते हैं, लो यहाँ दीदी के लिए तो यहाँ पर चलना ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि उनकी हालत को देखकर तो यही लग रहा है कि उन्हें अभी अपने पैरों पर खड़े होने में भी बहुत समय लगेगा। और एक ये बुढ़ी हैं जो दीदी के साथ डांस करना चाहती है। वाह कबीरा, इस संसार में भांति भांति के लोग। यहाँ पर वो अपनी कुछ सोच में ही थे कि तभी उन सभी के कानों में अब हेड सर्वेंट की आवाज़ आती है, जो कि कह रहा था, रानी साहिबा, वो किंग के लोग आए हुए हैं, वो राजमाता का वेलकम करने के लिए आए हैं। अब उस सर्वेंट की इस बात पर आलिशा कहती है, ठीक है, उन्हें अंदर आने दीजिए। ये सुनते ही वो सर्वेंट अब वहाँ से बाहर चला जाता है। तो इधर कुछ ही देर के बाद अब एंट्रेंस से एक एक करके यहाँ पर कुछ लोग अभी अंदर आ रहे थे। उन सभी के हाथों में यहाँ पर अलग अलग तरह के गिफ्ट बॉक्स थे। सभी के चेहरे पर यहाँ पर मास्क लगा हुआ था, किसी को भी पहचानना यहाँ पर मुश्किल था। कि तभी यहाँ पर अब चिराग आकर कहता है, रानी साहिबा, राजमाता के स्वागत में ये किंग की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। और ये कहते हुए वो उन गिफ्ट्स को वहाँ पर टेबल पर रखकर वहाँ से जाने लगते हैं। तो इधर कुछ ही देर में वो टेबल अब यहाँ पर पूरी की पूरी गिफ्ट से भर जाती हैं। वो सब देखकर तो अब राजमाता कहती है, लगता है कि किंग को हमसे मिलने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तभी तो किंग ने हमारे लिए यहाँ पर इतने सारे गिफ्ट्स भेज दिए, लेकिन वो खुद नहीं आए। अब यहाँ पर इस बात को सुनने के बाद अब यहाँ पर चिराग कहता है, जी ऐसी कोई भी बात नहीं है। ये कहते हुए ही चिराग की नज़र जब महेंद्र के ऊपर जाती है, जो कि यहाँ पर धनंजय के पीछे खड़ा था। महेंद्र की आंखों के सामने अब यहाँ पर चिराग को देखकर फिर से वही मंजर आ जाता है, क्योंकि उसने जैसे ही किंग के आदमियों को देखा तो वो फिर से डर जाता है, और साथ ही अब उसे किंग की बातें भी महेंद्र को याद आने लगती है। इसलिए महेंद्र ने यहाँ पर इन आदमियों को देखकर धनंजय के हाथ को बहुत ही तेजी से पकड़ा हुआ था, जैसे एक छोटा सा बच्चा जब डर जाता है तो वो डर से अपने आप को छिपाते हुए किसी बड़े का हाथ पकड़ लेता है। तो इधर धनंजय भी अब महेंद्र को ऐसे करता हुआ देखकर अब महेंद्र से धीरे से कहते हैं, तेरा डर मुझे अच्छी तरह से समझ आ रहा है महेंद्र, प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ दे, वरना किंग के लोगों का तो पता नहीं, तेरी मौत मेरे हाथों से ही होगी। फिर तो तुझे मुझसे भी डर लगेगा। धनंजय की इस बात को सुनकर अब महेंद्र कहते हैं, कैसे भाई हो आप? देखो, मैं आपसे छोटा भाई हूँ, मेरी प्रोटेक्शन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस बात पर अब धनंजय उसकी बात को इग्नोर करते हुए ही अब वो किंग के आदमियों से कहते हैं, किंग नहीं आएंगे क्या? धनंजय की इस बात पर चिराग कहता है, किंग आप सभी को रात की डिनर में ज्वाइन करेंगे, वो भी थोड़ा सा बिजी हैं, और हाँ, राजमाता का स्वागत है। इस बात पर अब राजमाता कहती है, किंग के साथ क्या उनकी वो क्लोज सिक्योरिटी गार्ड, मतलब वो ब्लैक कैट भी होगी क्या? अब राजमाता की इस बात पर चिराग कहता है, इट्स अप टू किंग्स डिसीजन। इसके बाद चिराग और अब्दुल वो सभी को ही ग्रीट करते हुए वहाँ से अब जाने की परमिशन मांगते हैं। तो अब यहाँ पर आलिशा ने भी उनसे कहा, अरे ऐसे कैसे, हैव सम टी और कॉफ़ी, वैसे भी आप हमारे किंग के इतने स्पेशल आदमी हैं, तो प्लीज़ थोड़ा कुछ लेकर चाहिए। और ये कहते हुए ही वो अपने हेड सर्वेंट को आवाज़ लगाने लगती है कि तभी उन्हें इस तरह से आवाज़ लगाता हुआ देखकर अब चिराग अब उन्हें मना करते हुए ही कहता है, माफ़ कीजिएगा रानी साहिबा, हम लेट हो रहे हैं। और ये कहते हुए वो सभी उन्हें ग्रीट करते हुए ही अब वहाँ से चले जाते हैं। तो इधर रानी आलिशा हेड सर्वेंट से कहती है, रात में डिनर की तैयारी कीजिए, आज का डिनर राजमाता और किंग की पसंद को ध्यान में रखकर ही बनाइएगा। आलिशा की इस बात पर अब हेड सर्वेंट कहते हैं, रानी साहिबा, मैं हेड शेफ से कह दूंगा और आप मुझे फूड आइटम्स की लिस्ट दे दीजिए, वो मैं उन्हें दे दूंगा। इस बात पर अब रानी आलिशा कहती है, हम बस थोड़ी ही देर में आते हैं,
अब यहाँ पर आलिशा की ये बात सुनने के बाद वो सर्वेंट अब वहाँ से चला जाता है। तो अब यहाँ पर उसके जाने के बाद अब आलिशा यहाँ पर राजमाता की तरफ मुड़ती है और उनकी तरफ देखते हुए कहती है, सॉरी राजमाता, लेकिन अगर आपकी परमिशन हो तो अभी हम यहाँ से जाना चाहेंगे। आलिशा की इस बात पर अब राजमाता कहती है, ऑफ कोर्स रानी साहिबा, आपको जाना चाहिए। हमें पता है कि अभी आपके पास ढेर सारे काम हैं। आप जाइए, यहाँ पर बाकी सभी है ना। और वैसे भी लतिका के साथ बात करना हमें पसंद है, इसलिए हम अब अपना कुछ समय लतिका के साथ बिताना चाहेंगे। इससे हमारा भी टाइम अच्छी तरह से स्पेंड हो जाएगा। अब राजमाता की इस बात पर अब यहाँ पर आलिशा एक स्माइल कर देती हैं, क्योंकि आलिशा को अच्छी तरह से पता था कि उसे अपने काम को कैसे करना है, उसे राजमाता को ग्रीट कैसे करना है, उन्हें इज्जत कैसे देनी है। और लतिका का नाम आने के बाद तो अब उनके चेहरे पर इसलिए भी स्माइल आ जाती है, क्योंकि उन्होंने लतिका की परवरिश बिल्कुल वैसे ही की थी जैसे उनकी रानी माँ यानी बड़ी रानी ने उनकी की थी। इसलिए उन्हें आज लतिका के ऊपर काफ़ी प्राउड भी फील हो रहा था।